Good afternoon, friends. Today we will discuss about the English topic. और आप लोग देख रहे हैं उड़ान कैंपस बरवाड़ा के चैनल पे। ये आपकी फर्स्ट क्लास है इंग्लिश की और इसमें हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम से रिलेटेड कि भाई उसमें टॉपिक कौन सा आने की ज़्यादा संभावना है। तो पिछली बार जब पेपर हुआ था तो उसमें वॉइस के कॉन्सेप्ट डाले हुए थे, तो अब की बार संभावना है कि जो नरेशन का कॉन्सेप्ट है आपका वो इसमें डाला जाए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नरेशन। नरेशन के जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उससे रिलेटेड हम चीज़ें करेंगे और इसमें नरेशन को दो तीन टाइप से डिफाइन किया जाता है। नरेशन है, एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच और थर्ड नाम से भी इसको जान लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है भाई। तीनों में से किसी भी नाम से आए तो टॉपिक आपका नरेशन का ही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेशन? भाई नरेशन का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। जो नरेशन वर्ड है वो आपका बना है नरेट वर्ड से। नरेट जो इसका रूट वर्ड है और नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब कोई बात कही जाती है जो अब उस भाषा उसी चीज़ को जब हम अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं तो उसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन के अंदर जैसे कोई भी सेंटेंस आता है, ही said to me, comma inverted commas begin, you are playing well, you are playing well, full stop, comma inverted comma close। अब इसके अंदर मेन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या क्या है? पहली चीज तो आपकी है कि जो चीज कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं भाई? रिपोर्टिंग वर्ब। जो चीज कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है भाई। अब इसके अंदर जो मेन चीजें हैं वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ये जो व्यक्ति होता है इसको बोला जाता है आपका स्पीकर, यानी इस व्यक्ति के द्वारा ये बात कही गई है। जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है इसको हम बोलते हैं लिसनर, यानी इन बातों को सुनने वाला व्यक्ति है ये। और इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को जो बात कही गई है जो हमारी कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। इसके बीच में जो आपकी चीज बसती है सेड टू, यहाँ पे सेड टू भी आता है, सेज टू भी आता है, विल से या सेल से भी आता है। ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, यानी वर्ब जो हमारे टाइम को इंडिकेट करती है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस के अंदर दिया गया है, ठीक है भाई। ये तो है इसकी बेसिक बातें। अब इसके अंदर हमें करना क्या क्या है वो चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ें हमें चेंज करनी है वो फर्स्ट जो हमारा है सेड टू, यानी जो सेड टू है इसको चेंज करना है। दूसरी जो चीज़ है कोमा इन्वर्टेड कोमाज, इनको खोलना है। थर्ड जो हमारा है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, इसको चेंज करना है। और फोर्थ जो चीज आती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, यानी कोई भी जो आपका नरेशन होगा उसके अंदर ये चार चीजें चेंज होंगी, ठीक है। सिर्फ ये चार चीजें आपको चेंज करनी है। अगर इसमें आपको 1 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए तो हमें सिर्फ टेंस चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि जो चार ऑप्शन देते हैं रिपोर्टेड स्पीच का मेन फोकस जो होता है वो टेंस के ऊपर होता है। चारों जो ऑप्शन है वो अलग अलग टेंस में दिए होते हैं। इसमें जो टेंस चेंज होगा आप 1 सेकंड में उसका आंसर बता सकते हो। तो अब बात आती है चार चीजों को चेंज करने की। अब ये जो दो चीजें हैं सेड टू और कोमा इन्वर्टेड कोमा, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं, यानी प्रत्येक वाक्य में अलग अलग ये चीजें चेंज होती हैं। लेकिन जो चेंज ऑफ सब्जेक्ट है और चेंज ऑफ टेंस है ये प्रत्येक सेंटेंस के अंदर एक जैसे ही चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं को करेंगे चेंज ऑफ सब्जेक्ट। आपका जो चेंज ऑफ सब्जेक्ट है
चेंज ऑफ सब्जेक्ट। इसका रूल है SON/123, SON/123। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चेंज करना है, तो ये कहता है कि अगर यहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन मिलता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अगर यहाँ पे आपको सेकंड पर्सन मिलता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और अगर यहाँ पे आपको थर्ड पर्सन मिलता है तो नो चेंज। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठता है कि भाई ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन है कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये टेबल सेम इसी प्रकार से बनानी है आपको, ये इसी के अनुसार चेंज होंगे। किसी भी बुक में जो टेबल दी हुई है उसके अनुसार हम अच्छी प्रकार से कर नहीं पाते इसको। तो इसमें फर्स्ट पर्सन में आता है आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन के अंदर आता है आपका यू, यूअर, यू और यूअर्स। थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, हिज, हिम, दे, देयर और देम। और इसमें एक्स्ट्रा आता है सी, हर, हर। और एक होता है भाई इट और एनी नेम, ये भी आपका आता है थर्ड पर्सन के अंदर। तो सारी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इस टेबल के अनुसार चेंज होंगे। ये टेबल अगर आपको याद होगी तो सारे सब्जेक्ट को आप आसानी से चेंज कर सकते हो। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन जो है आपका वो लिसनर है, और थर्ड पर्सन जो होता है आपका अदर पर्सन, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये तो होगा आपका चेंज ऑफ सब्जेक्ट। इस प्रकार से ये जब हम सेंटेंस करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका यूज ऑफ टेंस या चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस कि भाई टेंस को किस प्रकार से आप चेंज करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हुआ है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसमें टेंसेज के हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कई बच्चे जो सोचते हैं कि भाई उनको टेंस आते नहीं तो आप नरेशन भी नहीं कर सकते और वॉइस भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ दी हुई हो तो क्या हमें प्रयोग करना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे डू या डज का प्रयोग किया जा सकता है, तो भी हम सेकंड फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। और वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पे हमें क्या मिल सकता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो भी चेंज होगी आपकी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे डू डज दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर होगा। और अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पे हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वाक्य में पहले से ही इज एम आर दिया गया है तो हम प्रयोग करेंगे वाज या वर का। अगर वाक्य में दिया हुआ है वाज या वर तो हम प्रयोग करते हैं हैड बीन का। अगर वाक्य में आपको मिले भाई हैज़ या हैव तो हम चेंज कर देंगे उसको हैड में। और जितने भी मॉडल्स हैं उनका पास्ट टेंस आ जाएगा, कैन को कुड में, विल को वुड में, सेल को शुड में, मे को माइट में। तो इस प्रकार से ये चीज़ें चेंज होती हैं। इसके अलावा एक नियरेस्ट वर्ड चेंज इनटू फारेस्ट वर्ड, यानी निकटवर्ती जो शब्द हैं वो दूरवर्ती शब्दों में चेंज किए जाते हैं, वो भी हम करवाएंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे इसके। इससे पहले आप अब इसके फर्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए, आपको सारी चीज़ें चेंज करनी आएंगी। तो इसमें जो आपका फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी जो सिंपल सेंटेंसेज हैं, दो चीज़ें हमारी चेंज हो चुकी हैं, चेंज ऑफ सब्जेक्ट और चेंज ऑफ टेंस। अब दो चीज़ें जो बचती हैं इसके अंदर वो है हमारा सेड टू। सेड टू को सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे टोल्ड में,
और कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे प्रयोग किया जाएगा दैट का। ठीक है भाई, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भी सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के अंदर वाक्य के स्टार्टिंग में आपको मिलता है सब्जेक्ट और वाक्य के लास्ट में मिलेगा आपको फुल स्टॉप। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको मैं पहले यही बता देता हूँ। सेकंड जो पार्ट आता है आपका वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का होता है, ये किसी भी बुक के अंदर आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे। थर्ड जो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फोर्थ जो आपका है इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और फिफ्थ जो आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनकी सिंपल से सिंपल पहचान क्या है? जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली आपको वैसे बता देते हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और WH परिवार से, लेकिन इनके स्पेसिफिक नाम होते हैं। एक होता है आपका क्लोज एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक होता है आपका ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में डिफरेंस क्या है भाई? जो आपका क्लोज एंडेड सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से और वाक्य के लास्ट में आता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और जो ओपन एंडेड सेंटेंस होता है वो WH परिवार से स्टार्ट होता है और लास्ट में आता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब इसमें ये डिफरेंस कैसे है कि भी क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, कि भाई जो क्लोज एंडेड सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसका अगर कहीं पे भी आपको आंसर देना पड़े तो उसका आंसर सिर्फ यस और नो तक ही लिमिटेड होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्लोज एंडेड सेंटेंस। लेकिन जो ओपन एंडेड सेंटेंस होते हैं उसका आप आंसर कुछ भी दे सकते हो, इसीलिए इसको बोला जाता है ओपन एंडेड सेंटेंस। तो ये इसकी दोनों की पहचान है। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है उसकी पहचान होती है वाक्य के स्टार्टिंग में मे मिलता है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसके बाद है जैसे मे गॉड ब्लेस यू और इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर वाक्य के स्टार्टिंग में आपको मेन वर्ब मिलेगी और लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि वे जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर एक हिडन सब्जेक्ट होता है। यानी जैसे आपने सेंटेंस लिखा ओपन द डोर, ओपन द डोर, आप लोग क्या कहते हो कि सिर्फ मेन वर्ब वाक्य के स्टार्टिंग में है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट तो होता ही नहीं। सब्जेक्ट होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है। हिडन सब्जेक्ट भी कौन सा होता है? इसके अंदर यू होता है भाई। कैसे आप कहोगे कि यू कैसे आएगा? हमने कहा सेंटेंस ओपन द डोर, यानी किसी ने ऑर्डर दिया तो किसी न किसी व्यक्ति को तो ऑर्डर दिया होगा। अब जिस व्यक्ति को ऑर्डर दिया है तो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? यू का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आपको कुछ वर्ड मिलते हैं जैसे हुर्रा, इसके तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। हुर्रा, अलास, ओ, ब्रेवो, फाई, वेल डन, ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें इस तरह के वर्ड मिलते हैं और इनके तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है। बाद में कोई भी आप सेंटेंस ऐड कर सकते हो, वी हैव वॉन द मैच। ये सिंपल से सिंपल पहचान है आपके इन 5 सेंटेंसेस की, किसी भी बुक के अंदर आपको लिखी हुई ये नहीं मिलेगी भाई। ठीक है, आप इस चीज को नोट कर सकते हो। अब हमारी बात चल रही थी सिंपल सेंटेंस की। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में हमने बात की सेड टू और सेड टू के स्थान पे टोल्ड का प्रयोग किया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमने प्रयोग किया दैट का और सब्जेक्ट और टेंस को हम चेंज कर चुके हैं। अब जैसे कोई सेंटेंसेस देखिए, राम सेड टू मी, कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई एम स्लीपिंग, फुल स्टॉप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनको चूज करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो भाई राम का राम, सेड टू के स्थान पे हमें किस चीज का प्रयोग करना है? टोल्ड का। मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को खोलने के लिए प्रयोग करेंगे दैट का। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एग्जामिनर भी इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं रखता। प्रॉब्लम जो होती है वो सब्जेक्ट और टेंस के अंदर होती है।
आप ध्यान से देखिए एक बार कि भाई हम सब्जेक्ट को किस प्रकार से चेंज करते हैं। यहाँ पे ये हमारा आई है, ये है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को सिर्फ आप ये देखिए कि ये पर्सन कौन सा है, राम है तो नाम है किसी का, थर्ड पर्सन है। आप अपनी टेबल पे आ जाइए, आई के सामने थर्ड पर्सन वाले सेंटेंस लाइन के अंदर क्या दिया हुआ है, ही या सी। अगर जेंट्स है तो ही आ जाएगा और लेडीज है तो सी, तो यहां पे हम प्रयोग कर देंगे ही का। इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा भाई, वाज वर में, ही वाज स्लीपिंग और फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। ये है हमारा सिंपल सेंटेंस का रूल, सेड टू टोल्ड में और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का प्रयोग। अब जो बच्चे इस सिंपल सेंटेंस के अंदर जो कंफ्यूज होते हैं, वो देखिए किस तरह का कंफ्यूजिंग जो सेंटेंस है वो डाला जाता है सिंपल सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, रोहन said to me, comma inverted commas begin, I will help you, I will help you, full stop, comma inverted comma close। अब नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है, बच्चे उसी के हिसाब से इसको करते हैं। रोहन said to के स्थान पे told, me comma inverted comma के स्थान पे that, I फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, ही। और जो विल है इसको डायरेक्टली वुड में चेंज कर देते हैं, वुड, हेल्प और यू सेकंड पर्सन है भाई, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो यू के सामने फर्स्ट पर्सन वाला यू नहीं देखना हमें, ऑब्जेक्ट वाला यू देखना है। तो ऑब्जेक्ट वाले यू के सामने फर्स्ट पर्सन वाली लाइन में क्या है, मी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मी। और बच्चे इसको एग्जाम में इसी तरह से चूज करके आते हैं और सोचते हैं कि एक नंबर कंफर्म हो गया, लेकिन एक नंबर यहाँ पे कंफर्म नहीं होता, क्योंकि ये आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। यहाँ पे आपने वुड को चूज कर लिया है, लेकिन यहाँ पे वुड आएगा नहीं, और किसी भी बुक में ये चीजें लिखी नहीं होती कि भाई ये इसको किस प्रकार से चेंज किया, सिर्फ वो उसका आंसर दे देते हैं। कैसे, देखिए एक सेंटेंस, आई विल हेल्प यू, ये सेंटेंस हमारा दिया हुआ है। अब नॉर्मली जो हम टेंस के अंदर करते हैं वो क्या करते हैं कि भाई आई और वी के साथ हम प्रयोग करते हैं सेल का, और बाकी जितनी भी चीजें होती हैं उनके साथ प्रयोग किया जाता है विल का, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें जो दी जाती हैं ये टेंस के हिसाब से होती हैं, और इनका मतलब क्या होता है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। लेकिन जब आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब होता है फिक्स्ड। मतलब समझिए इसका, जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में अगर हम आई शैल हेल्प यू लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि भाई मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि भाई मैं आपकी सहायता करूं, कोई प्रॉमिस नहीं है। लेकिन जब हमने लिख दिया आई विल हेल्प यू, आई के साथ हमने विल का प्रयोग कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपकी सहायता पक्की करूंगा। तो वही चीज यहां पे हुई कि भाई आई के साथ इसने सेंटेंस के अंदर विल दे दिया गया, और उसी हिसाब से अगर यहां पे आई आता हमारा सब्जेक्ट, फिर तो हम वुड का प्रयोग कर देते, लेकिन यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया, ही, तो उसके अनुसार हमें यहां पे शुड का प्रयोग करना पड़ेगा। ये मेन माइनर सी चीज है, लेकिन चीजें ये समझ में नहीं आती हैं। ये तो हो गया भाई आपकी सिंपल सेंटेंस का। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको बताया कि दो ही तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। तो सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे क्लोज एंडेड सेंटेंसेस के बारे में। तो क्लोज एंडेड सेंटेंसेस में क्या होगा कि जो हमारा सेड टू है वो चेंज हो जाएगा आस्क में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम प्रयोग करते हैं इफ या फिर वेदर।
वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, वो इफ डालता है या फिर वेदर डालता है भाई। फॉर एग्जाम्पल, गीता सेड टू सीता, comma inverted commas begin, are you going to Hisar, sign of interrogation, comma inverted comma close। कीजिए चेंज इसको। गीता सेड टू के स्थान पे हम प्रयोग करेंगे आस्क्ड सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमने प्रयोग किया इफ का। वॉइस के अंदर तो क्या होता है कि भाई सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव ही बनता है, लेकिन नरेशन के अंदर चाहे सेंटेंस किसी प्रकार का दिया गया हो उसको सिंपल में चेंज करना होता है भाई। तो सिंपल में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट को। यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सीता क्या है? थर्ड पर्सन। तो यू के सामने थर्ड पर्सन वाली लाइन में क्या है भाई? ही या सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। और जो आपका इजएमआर है वो चेंज हो जाएगा वाज या वर में। तो सी वाज गोइंग टू हिसार, और लास्ट में आ जाएगा आपका फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। एक और सेंटेंस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है ये। इसमें क्या होता है कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डोंट से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? डोंट से। तो उस सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारा जो सेड टू है वो चेंज होगा फॉरबेड या फिर आस्क्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे अगर हम फॉरबेड का प्रयोग करते हैं तो यूज करेंगे टू, और अगर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं तो हमें प्रयोग करना है नॉट टू, और जो ये डोंट दिया है वो कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर said to the students, comma inverted commas begin, don't smoke, don't smoke, full stop, comma inverted comma close। तो कीजिए भी चेंज। द टीचर said to के स्थान पे हमने प्रयोग किया फॉरबेड का, और आप यूज कर सकते हो आस्क भी, वो एग्जामिनर की मर्जी है कौन सा यूज करेगा। फॉरबेड द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे अगर फॉरबेड लगा रहे हैं तो क्या आएगा? टू, और अगर आस्क का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या आएगा? नॉट टू। अब ये यूज क्यों करते हैं भाई? क्योंकि फॉरबेड का खुद का मतलब ही होता है मनाही, इसलिए हमें नोट की आवश्यकता नहीं है, और आस्क का मतलब मनाही नहीं होता, इसलिए इसके साथ हमें नोट का प्रयोग करना पड़ता है। अब इसके बाद डोंट कट गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे टू आया हुआ है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो एज इट इज आ जाएगा स्मोक। तो दोनों में स्मोक का प्रयोग कर देंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले पॉइंट करवाए जाएंगे। जितने भी आप कंप्लीट मैटर अगर देखना चाहते हैं तो उड़ान कैंपस बरवाड़ा का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।